3 साल के लंबे इंतजार के बाद 2022 के बाद 2025 में हरियाणा राज्य ने खुशखबरी दी कि जो है वे इस बार 2025 में सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये हमारे बीच में खुशी की लहर दौड़ती हुई आई कि 2025 में सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक निराशा भी एक हमारे साथ लेकर आई इस एग्जाम के साथ। वो निराशा किस बात की कि इस बारी बहुत सारे बच्चे को जो है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए जितना टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या नॉर्मली जो 21 दिन या कम से कम 30 दिन का जो समय दिया जाता है किसी भी फॉर्म फिलिंग को करने के लिए, उससे भी कम समय मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है अपनी जो कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं उसका दस्तावेज ना बनाने के कारण जो है उन्होंने अपने आप को जो है जनरल कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर लिया। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बच्चों में उत्साह की कमी नहीं होती हुई दिखाई दी, और उत्साह ना कम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में, मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, वो है आपके बीच में स्ट्रेटजी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम दिए होंगे लेकिन किसी वजह से विफल होते हुए दिखाई दिए होंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बारी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनको एक अंदाजा होना चाहिए कि किस तरीके का एग्जाम आता है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आए जाते हैं। लेकिन अगर उन सभी सब्जेक्टों की मैं बात करूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, हरियाणा जीके की बात करूं, करंट अफेयर की बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, तो इन सब में जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट निभाता है वो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट निभाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि कहते हैं कि भाई मैं जीके, हरियाणा जीके को थोड़ा सा पढ़ के काम कर सकता हूं, रीजनिंग के सवाल आसान होते हैं, मैं बना लूंगा, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा हम जो है कर सकते हैं, हिंदी तो हम अक्सर बोला ही करते तो हम बहुत आराम से बना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं क्लास में अपने मैथ को छोड़ के आए हुए होते हैं और सीधा उसके बाद जो है लंबे समय के बाद जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और वो मैथमेटिक्स के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सवालों को उलझते हुए दिखाई देंगे। तो आज मैं उन सभी बच्चों का सवालों का जवाब लेकर आया हूं कि जो आपके पेपर में 100 सवालों में से 15 सवाल आपके मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, उसकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, किस पे ज्यादा वेटेज होती हुई दिखाई देगी, मैं कौन से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स करता हुआ दिखाई दूं जिसकी वजह से मेरा एग्जाम कंफर्म हो जाए कि मैं इस बारी पार करूंगा ही करूंगा और बहुत अच्छा स्कोर में करता हुआ दिखाई दूं। तो आगे बढ़ता हूं, आपको लेके चलता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता ही है कि भी सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, कौन कराता है सर, इस बारी जो जिम्मा उठाया वो किसने उठाया सर, HSSC ने उठाया इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का। ये सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आप जो है आने वाले समय में एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे। कब कब नोटिफिकेशन आया था, कब आपकी जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपका जो एग्जाम है, जैसे कि कहा जा रहा है, जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि भाई मैं इस बार एग्जाम को जो है जुलाई और अगस्त में करवा दूंगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रिपरेशन को अगर मैं लेके बात करूं तो आज 1 जुलाई हो चुकी है, और जुलाई का पहली तारीख होने के बाद अब अगर मैं बात करूं तो अगर महीने की एंड में भी ये एग्जाम हो गया तो तकरीबन 30 दिन मेरे पास बचे, मात्र 30 दिन। यानी इन 30 दिनों के अंदर वो कौन सी तारीख होगी ये तो जल्द ही पता लग जाएगा, लेकिन इन 30 दिनों के अंदर मैं अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करूं वो यहां से पता लगता हुआ दिखाई। देखो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जहां पे आपको बताया गया कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं तो आपके पास 75% जो वेटेज होगा वो आपका जीए का यानी कि जनरल अवेयरनेस होगा, उसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज मिलती हुई देखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज बात करूं तो वो 25% वेटेज आपका जो है मेनली किसका सर, वो हरियाणा जीके का, जिसमें आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा, हरियाणा जो भी कुछ है वो सारे का सारे यहाँ पे आता हुआ दिखाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो अब कह सकते हैं कि मैंने आपको कई दफा बता रखी है, ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन जो बात है वो यहां से अब धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। वो ये है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है, जो बच्चे पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उनको जो है एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है 100 क्वेश्चनों का जो है एमसीक्यू टाइप होता हुआ दिखाई देगा, जहां पे आपके सामने जो है 5 ऑप्शन होंगे और 5 में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 100 सवाल है तो 100 नंबर भी होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हर एक सवाल जो 1 नंबर का, ये तो आपको पता लग रहा है। किसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, यानी मैं कितने देर के लिए इस पेपर को लिए देता हुआ दिखाई दूंगा, तो आपके पास समय होगा 1 घंटा 45 मिनट, यानी तकरीबन पौने 2 घंटे का समय होता हुआ दिखाई देगा, 105 मिनट अगर मैं कह दूं। अच्छा, एक सवाल के लिए आपको जो है हर एक सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा, ये तो बात सही है। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप जो है दिल खोल के जो है अपनी मर्जी से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं बिना किसी घबराहट के, मेरे नंबर कटते हुए दिखा देंगे। लेकिन 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 उन्होंने जो है एक आपके सामने क्या कर रखे हैं, एक कंडीशन रख रखी है कि अगर आप किसी वजह से किसी भी सवाल का आंसर टिक नहीं लगाते हैं, मान लीजिए मेरे को कोई सवाल मैं सॉल्व कर रहा था, 1 से लेकर 100 तक सवाल थे और उन 100 सवालों में मैं 90 सवाल सॉल्व कर पाया, 10 सवाल मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो उन 90 में जो गलत होंगे उसके तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जो वो 10 सवाल रहे होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया,
तो उसका मतलब उसके आपको जो है नंबर कटते हुए दिखाई देंगे और उसका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक श्योरिटी मिलती है कि भाई मेरे को जो है इस एग्जाम में कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, चाहे मुझे आए या ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आगे मैं बात करूं आपके सामने, तो देखो अब मैं बात करूं, अब टोटली बस अब जो मैंने बात करी वो सारी सारी जनरल इंफॉर्मेशन पे बात करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो अब मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर बात करूंगा, जो उन 15 सवालों के लिए बात करता हुआ दिखा दूंगा। तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि आपके पास जो है मैथमेटिक्स के 15 सवाल आने वाले हैं। 100 में से 15 सवाल यानी 15% की वेटेज है, कम नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई 2 4 5 सवाल करके आ जाऊंगा, बाकी जगह पे मैं नंबर खींच लूंगा। भाई बाकी नंबर का भरोसा नहीं है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और आप देखो थोड़ा बहुत अगर मैं कहूं तो इंग्लिश पे आप जो है ये ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके पास जहां से आप सबसे ज्यादा नंबरों का स्कोर कर सकते हैं। हरियाणा जीके में 25% की वेटेज है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप कहते हैं कि भाई मैं हरियाणा का रहने वाला हूं तो क्या मुझे हरियाणा के बारे में नहीं पता होगा। भाई ऐसी ऐसी चुनिंदा चुनिंदा छोटी छोटी बातें पूछ ली जाएंगी जहां आपके होश उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वहां पे मैं श्योरिटी नहीं कहूंगा कि मैं 25 में से 25 नंबर स्कोर करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में 15 के 15 स्कोर करूंगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी कि हाँ आप करेंगे। तो आपको मैं बता दूं ये जो आपके पास जो पेपर आने वाला है ये किस तरीके का लेवल का होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एसएससी का एग्जाम दिया करते होंगे, तो लगभग जो है आपको जो है एसएससी जैसा ही एग्जाम देखने को मिलेगा। और एसएससी में एग्जाम में देखता हूं तो वहां पे क्या आती है, एक अरिथमेटिक आती है और एक एडवांस मैथ आती है। बेसिक मैथ आती है और एक एडवांस मैथ आती है। तो एडवांस मैथ्स को सिर्फ टच किया जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपके एडवांस के नहीं आएंगे। मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास सारे के सारे किस पे मिलेंगे, अरिथमेटिक पे मिलते हुए दिखा देंगे। ये कौन कह रहा है सर, ये पास्ट रिकॉर्ड कह रहा है। 2022 का पेपर देख लीजिए किस तरीके का पेपर पूछा गया था, एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का वहां पे पेपर पूछा गया तो लगभग उसके जैसे मिलता हुआ दिखा देगा। लेकिन हाँ 3 साल के बाद पूछा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उसमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि 1-2 सवाल आपको जो है एडवांस मैथ्स पे भी मिलते हुए दिखाई दें, लेकिन हाँ मेनली जो मोस्टली पेपर होगा वो आपका जो है अरिथमेटिक का पार्ट ही मिलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की कि भाई इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से आपको मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक्स कवर करने चाहिए, तो वो आपके पास ये तकरीबन मैंने 13 टॉपिक्स रख रखे हैं। इन 13 टॉपिक्स को करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो कौन कौन से हैं जो नॉर्मली हम सब पढ़ा करते हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ के भी आए हुए हैं और कहीं ना कहीं हम एसएससी का एग्जाम दिए हो कभी भी, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी ये सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं। वैसे ही पढ़ना है कुछ भी। तो आप देखो परसेंटेज आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपके टॉपिक मिलेगा, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, उसके अलावा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो ये देखो ज्योमेट्री का जो है आप ऐसा सोचना कि एसएससी वाला पूरा हाई लेवल वाला ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा, नहीं, उसका सिर्फ जो है थोड़ा सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत चुनिंदा चुनिंदा जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखने को मिलेंगे, पूरी डेप्थ में नहीं पूछेगा। मेंसुरेशन भी आप ज्यादा मान के मत चलना कि भाई बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछता हुआ दिखा देगा। छोटे छोटे जो फॉर्मुलेज होते हैं जो हमने 10th 12th में पढ़े हैं कि भाई सिलेंडर को कोन को लेके, या फिर आपको मैं बात करूं तो हेमिस्फीयर स्फीयर इनकी बात करते हुए देखें तो इनके एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जो छोटे छोटे फॉर्मुलेज होते हैं उन्हीं पे बात करते हुआ दिखा देगा। ज्यादा डेप्थ में यहाँ भी नहीं मिलेगा। एक और अच्छी चीज है यहाँ पे, वो डीआई का पोर्शन भी देखने को मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे आपको पाई चार्ट और टेबल के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं आपको वैसे तो क्लासेस में यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कराऊंगा और जो मेरा एप्लीकेशन पे क्लासेस चलते हैं वहां पे भी मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो आप थोड़ा सा इसको लेके सतर्क रहिएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस कराऊंगा और बिल्कुल हुबहू वैसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखो अलजेब्रा का भी आपको क्वेश्चन मिलते हुए दिखा देंगे, वहां पे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलती हुई दिखा देंगी। देखो ये ट्रिगो जो है ये आपका, आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th में बड़े घसीट के जो अपने आपको आगे को लेकर चलते हैं कि ट्रिगो को, तो बहुत सारे बच्चे जो मैं देखता हूं कि स्किप करते हुए दिखाई देते हैं जब वो 10वीं में पढ़ रहे होते हैं। सर ट्रिगो के क्वेश्चन नहीं कर पाया, बाकी सारे कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं 10वीं के बच्चे। और वो इसी की वजह से जो है आपने देखा कि 11 12 में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपके जो ट्रिगो के क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई देते हैं तो वो उससे बचते हैं और कई बार कोई और स्ट्रीम ले लेते हैं या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी भी बात करते हैं। तो उनको भी घबराने की चिंता नहीं करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रिगो जो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा बेसिक्स के क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। जिस तरीके के मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन कराता रहता हूं या आपको देखने को मिलेंगे ट्रिगो के क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही मान के चलना, उससे ऊपर हाई लेवल नहीं मिलेगा। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन कौन नहीं जानता, वो बोर्ड मास वाला रूल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले, सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है 13 टॉपिक्स हैं जो आपको जो है पता होने चाहिए और इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब आपके मन में, सर बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछा करते हैं, सर इंपॉर्टेंट बता दो कि इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने इंपॉर्टेंस बता रखी है कि कौन कौन सा टॉपिक की कितनी वेटेज में मान के चलूं कि कितना इंपॉर्टेंट वो बनता हुआ दिखा रहे। तो स्टार से मैंने बताया है, आप देख सकते हैं 5 स्टार में से मैंने बताया कि 5 में से कितने स्टार इनको मिल रहे हैं कि कितना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ये।
जैसे परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज को मैंने देखो 5 में से 4 स्टार देने, इसका मतलब जो है अच्छी खासी वेटेज है, परसेंटेज पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी देखो मैंने आपको दिखा रखा है, टाइम एंड वर्क पे देखो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन पे मैंने जो है 5 स्टार मार्क रखा है, इसका मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से। अच्छा कम किस पे थोड़ा सा फोकस रखूंगा, तो कम आपको देखने को मिलेगा किस पे सर, आप कहेंगे सर बेसिक अलजेब्रा पे, उसके अलावा डीआई पे, और साथ ही साथ आपका ज्योमेट्री और मेंशन। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो सिर्फ टच करता हुआ दिखाई देगा इन 3 पार्ट को, ज्यादा डेप्थ में सवाल नहीं पूछने वाला। बाकी आप देखो नॉर्मल नॉर्मल से आप देखो कितने टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स आपके अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, और 7 8 9 3 टॉपिक्स आपके पास ऐसे हैं जो थोड़ा सा आप उनको हल्का हल्का भी पढ़ते चले जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये 9 टॉपिक्स आपको जो है बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बता दिए वेटेज के हिसाब से बात करूं तो। अब उसके बाद आगे बढ़ूं तो अब आपको करना क्या पड़ेगा ताकि आपको जो है 15 में से 15 नंबर आते हुए दिखाई दे, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो वो स्ट्रेटेजी में क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है हर रोज जो है कम से कम 30 मिनट का समय देना पड़ेगा किसी भी एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। मतलब आप जैसे मेरे साथ यूट्यूब पे क्लासेस देखा करते हैं वो तो देखो ही देखो, साथ ही साथ खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहो, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना काम बनता नहीं। आप सोचो कि भाई मैं खाली वीडियो देख के जो है सारी चीजें सीख जाऊंगा तो नहीं सीखूंगा भाई, कागज कलम खुद से चलाने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कम से कम डेली बेस में एक आदत बनाओ कि मैं स्टार्टिंग में 30 मिनट बैठूं, सिर्फ ज्यादा नहीं कह रहा क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 30 मिनट बढ़ाओ। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं अच्छे से काम करना चाहता हूं, तो उस पर धीरे धीरे जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मिनिमम जब आप स्टार्ट करेंगे पहले दिन से तो आप कम से कम 30 मिनट तो लेके बैठना ही बैठना, कोई भी एक टॉपिक ले लो और उसके ऊपर जो है सवाल बनाना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखो क्या करेंगे, फिर आपको जो है तकरीबन 45 मिनट का समय आप लेते हुए दिखा देंगे अपने ऊपर, कहां पे कि रोज जो है कम से कम 15 से 20 जो है एमसीक्यू लगाओ। कहां से प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है या फिर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल है जो प्रीवियस ईयर की कोई बुक हो आपके पास, कुछ भी आपके पास A to Z हो, तो उसमें से जो है हर रोज 15-20 सवाल लगाना स्टार्ट करो। मैं मान के चलता हूं कि 45 मिनट आपके लिए इनफ टाइम होगा। आपको सर 45 मिनट यानी कि 15-20 सवाल, यानी कि हर सवाल के लिए 3 मिनट का कुछ समय ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूं बेटा ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग बेस पर तो ज्यादा नहीं है। आप 3 मिनट में सवाल बना के देखो कि 3 से 2.5 मिनट के अंदर आप सवाल बनाते हैं तो धीरे 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 आपकी जो स्पीड इंक्रीज होती हुई दिखा देगी। आप ये जो मैं 45 मिनट कह रहा हूं ना, ये कम से कम आप मान के चलना कि 15 16 या 20 मिनट के अंदर आते हुए दिखा देंगे इसी 20 सवालों को सोल्व करने के लिए। फिर आपके पास जो है एक थोड़ा सा समय और होना चाहिए अपने ऊपर, वो होगा 15 मिनट का। 15 मिनट का समय और लेंगे। वो 15 मिनट का समय किस लिए होगा कि आप जो है अब कोई सवाल करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है हम कोई गलती करेंगे नहीं, हम इंसान हैं और इंसान की गलती करने की फितरत होती ही होती है, तो गलती तो हम करेंगे। तो गलती को क्या करें, या तो 2 तरीके होते हैं, या तो हमने गलती करी इसको नजरअंदाज कर दिया, छोड़ते बने और आगे चलते बने, तो इससे आदमी सीखता नहीं है, सिर्फ वही चीजें रिवाइज करता रहता है जो मुझे आता है। लेकिन अगर अपनी गलतियों पर सुधार करना चाहते तो अपनी गलतियों को नोट करो कि भाई मैंने ये सवाल कराया और इसके अंदर मेरी ये गलती आई, मेरे से ये सवाल नहीं बन पाया, तो वो क्यों नहीं बन पाया उसके बारे में अच्छे से सीखो और उसको रिवाइज करो कि उसमें क्या मिस्टेक्स थी जो आप पहचान नहीं पाए, जिससे आप वो सवाल बना नहीं पाए। फिर उसके बाद आप जो है अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे जो है रिवीजन करना स्टार्ट करो। रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन के बिना खेल अधूरा होता है, तो इसलिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहें। अब इन सब चीजों को करने से होगा क्या, देखो अगर मैं ओवरऑल टाइम बताऊं तो ये कितना टाइम दिख रहा है आपको, आपको सर ये कुल मिला के है 1.5 घंटा। मतलब मैंने 1.5 घंटा आपसे मांगा कि 1.5 घंटा आप डेली बेस में मैथमेटिक्स को देते हुए दिखा दो, और ये जो 1.5 घंटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप जो है दिन पे दिन आपने आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब मुझे होगा क्या, अब देखो इसमें थोड़ा सा अपने साथ जो है एक गेम और खेलना है, थोड़ा सा अपने अंदर एक काम और करना है, वो ये है कि यूज ए टाइमर, यानी आपको टाइमर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है सवाल बनाने बैठा और बस बैठा हूं, बनाया, कभी लेटा कभी बैठा, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, आराम से सुबह से शाम हो गई वो 15 सवाल बनाने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। एक टाइमर सेट करो अपने पास, जो एक छोटी सी घड़ी रख सकते हो, या आपके पास स्मार्टफोन होते हैं सब में, तो स्टॉप वॉच चला सकते हो, कुछ भी, मतलब एक्स वजह बहुत सारे तरीके हैं आपके पास वो घड़ी चलाने के लिए। तो अपने आप को जो है टाइमर के साथ जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो और अपने आप को बाउंड करो टाइम के साथ। टाइम के साथ अपने आप को बाउंड करो कि कोशिश करो कि मैं कितनी देर में सवाल बना पा रहा हूं और कितना समय मुझे लग रहा है, और कोशिश करो कि भाई मैं जो है जितना भी समय इस बार लिया उससे कम समय जो है अगली बारी में लेता हुआ दिखा दूं, फिर उससे अगली बारी में उससे और कम समय, तो धीरे 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 आपकी क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो कम होता हुआ दिखा देगा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक्यूरेसी भी आती हुई दिखा देगी, एक्यूरेसी भी आती हुई दिखा देगी। और कहीं ना कहीं आप जब देखते होंगे, जब आप पेपर के अंदर जो प्रेशर महसूस करते हैं वही प्रेशर महसूस करते हुए दिखाई देंगे अपने आप को जब आप टाइमर लगा देंगे। क्योंकि बिना टाइमर के क्या होता है कि आदमी प्रेशर में नहीं आता, चल रहा है धीरे धीरे अपना काम करते रहता है, लेकिन जब टाइमर होता है ना तो फिर अपने दिमाग पर जो है बोझ पड़ता हुआ दिखाई देता है कि ये घड़ी उल्टी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पर दबाव है, मुझे बनाने पड़ेंगे, मुझे अच्छे से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी तो आएगी, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी बनता हुआ दिखाई देगा अगर आप ये काम करते हैं तो।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, देखो वो है बोनस पॉइंट्स। यानी बोनस पॉइंट क्या है कि कभी भी आप जो है कुछ टॉपिक्स हैं उनको कभी भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचो कि मैं इस सवाल को जो ये सवाल मेरे पे बन नहीं पाते तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, दूसरा पढ़ लेंगे। कोई मेरे पास 13 टॉपिक्स बताए गए तो 13 में से 10 करके दे देंगे, तो 13 में से 10 करो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से आप देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। भाई ये हर जगह पूछेंगे, ये वाला सीईटी नहीं, कोई सा भी सीईटी होगा, कोई भी राज्य का सीईटी होगा, वहां हर जगह पे पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ये हर जगह आते हैं, हर एक सीईटी में आते हैं। तो इसका मतलब ये आपकी इसमें तो काम करेंगे आने वाले समय में अगर कोई और सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पे भी काम करते हो। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इस पे मेन फोकस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इस पे, और बिना किसी के स्किप के, मतलब स्किप नहीं करना आपको। दूसरा आपको क्या करना है, अब कई बारी जो है कहीं फंसते भी दिखाई देते हैं, कई बारी होता है कि किसी सवाल में फंस गए, फंसने के बाद जो है सारा समय हम वहीं गवा दें, तो वो भी मूर्खता होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कोई हमसे ये नहीं पूछ रहा कि बेटा तूने कितने सवाल सॉल्व करे, तूने कितनी एक्यूरेसी दिखाई, नहीं, वहां पे एक्यूरेसी के साथ साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने 4 सवाल करे और चारों सही करे तो वो अच्छी बात नहीं है, अगर मैंने जो है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कम समय में करते हुए दिखाते तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपको जो भी किसी भी सवाल में अगर आपको लगे कि मेरे को 1-1.5 मिनट से ज्यादा समय हो गया इस सवाल को बनाने के लिए और मेरे को वो बन नहीं पा रहा, तो सवाल को छोड़ दो, मत अड़ो उसके ऊपर, कभी अपनी जो है उस पे ईगो पे लेके बैठ जाए कि भाई मैं तो इसको करके जाऊंगा, आगे मैं तभी बढ़ूंगा, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? वो जो परिस्थिति में बच्चे आते हैं ना, वो उस समय तो उनके अपनी ईगो पे लेके बैठे होते हैं, लेकिन आने वाले समय में भुगतान भी उसका, हर जाना भी वही भुगत रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं इस समय। तो अगर आपको लगे कि किसी सवाल पे मेरा जो है 1.5 मिनट या 1-1.5 मिनट के आसपास समय बीतता हुआ दिखाई दिया तो उस सवाल को स्किप करो, और साथ ही साथ जब कभी भी इसको स्किप करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई मैंने पेपर आगे का सॉल्व करा, पेपर करने के बाद मेरे पास समय बच रहा है, तो सवाल पे वापस आ जाओ लौट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता है कई बार ऐसा होता है कि सिंपल से सवाल होते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है उस समय के दौरान वो सवाल मेरे पे नहीं बन रहे होते, तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद अगर मैं कुछ अलग फ्रेश माइंड से होकर आऊं तो शायद वो सवाल बनता हुआ दिखाई दे। तो हो सकता है कि भाई थोड़े समय के लिए वो सवाल नहीं बन पा रहा, लेकिन वो बाद में बनता हुआ दिखाई दे। तो पहले थोड़ी देर के लिए अगर आपको लगे कि किसी सवाल पर ज्यादा समय लग रहा है तो स्किप कर दो, और अगर आपके पास एंड में कुछ समय बचता हुआ दिखाई दे तो वापस उस पर आओ और उसको अच्छे से सवाल को सॉल्व कर लो। दूसरा ऊपर ध्यान रखना है कि आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सारे के सारे सवाल को, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं कोई भी सवाल, किसी का आंसर नहीं देते हैं, तो उस पर आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को गवा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर एक सवाल को सॉल्व करना है। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम लिखा है मैंने ये कि 50 क्वेश्चन तो डेली आप लगाना स्टार्ट करो, यानी कि जब लास्ट का समय होता है आपके पास, तो जैसे कि मान के चलो आपके पेपर में 15-20 दिन बच रहे हैं, 15-20 दिन, तो उस समय के दौरान आप मान के चलो कि हर रोज आपको जो है 50-50 सवाल लगा के देखो। अपनी कैपेसिटी के ऊपर बात होती है कि मान लो मेरे को लगता है कि मैं 50 नहीं, मैं तो 100 बना सकता हूं, तो 100 बना लेना, लेकिन कम से कम 50 से कहानी शुरू करना कि 50 सवाल मुझे बनाने ही बनाने हैं। मिक्स क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना अगर आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया है तो, ठीक है। उसके अलावा आप यूज करेंगे मॉक टेस्ट का एज ए रियल एग्जाम, मतलब आप ऐसे मान के चलना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं, इस तरीके से मॉक को देना है। ऐसा नहीं कि बस मेरे को जो है मॉक पेपर में क्वेश्चन है उसको मैं लीनियंट वे में आराम से जो है सॉल्व करता हुआ दिखा दे रहा हूँ, इसमें कोई मेरे नंबर थोड़ी ना मिलने वाले, ये मेरे से रिजल्ट थोड़ी ना आएगा, ऐसे नहीं सोचना। ऐसे मान के चलो कि ये मेरा एक रियल एग्जाम चल रहा है, और रियल एग्जाम के हिसाब से अगर मैं इस मॉक टेस्ट को दूं तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, अपने आप को समय समय पर जज करते रहो, ठीक है। तो जो गलतियां होंगी उससे आप सुधार लोगे, चीजें अपने आप जो है इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो फाइनल वीक जब होता हुआ दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपके पास 7 दिन, मतलब जैसे कोई तारीख रखी गई कि भाई आपका एग्जाम उस तारीख को है, उससे 7 दिन पहले का जो सिलसिला होगा, उन 7 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है थोड़ा सा कहते हैं कि भाई जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हुए दिखाई दें तो अपने अंदर जो है थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा चीजों को लेके। आप वो नहीं सोचेंगे कि भाई जो मैं 1 महीने पहले मेरी स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी भी मेरे आखिरी के हफ्ते में रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी एंडिंग पॉइंट पे पहुंच रहा होता है, अंतिम समय पे पहुंच रहा होता है, तो उसका मतलब उसको अपनी स्पीड जो है और अपनी जो है करने का तरीका जो होता है वो इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब कि जो आप स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में सॉल्व करने का तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो अब नहीं लगता हुआ दिखा देगा, उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा, जो आप पहले 1 मॉक लगा रहे थे एक दिन में, वो अब आपको 2 मॉक लगाने पड़ेंगे। अपने टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल सेट कर लीजिए, हो सकता है एक सुबह रख लीजिए, एक शाम को रख लीजिए, या फिर एक सुबह रख लीजिए, एक दोपहर को रख लिया, कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं। मैंने जो बता रखा है वो ये बता रखा है कि एक सुबह रखो और एक शाम को रखो। फिर अब इसके बाद करने के बाद क्या है, 2 मॉक तो आपने लगाए, उन 100 सवालों को आपने सॉल्व भी करा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा
आपको 1 घंटे का समय देना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए। भाई मैथमेटिक्स में दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको रिवीजन करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, जो भी हैं उनको रिवाइज करते रहो। 1 घंटा कम से कम आप रिवीजन पे देंगे। फिर उसके बाद लिखा सॉल्व ऑल योर प्रीवियसली मार्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन, यानी कि कई बार होता है कि हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं, मुझे लगता है कि सवाल डिफिकल्ट है, इसको नोट करके रख लेते हैं कि भाई मैं मार्क करके रख लेता हूं कि भाई आने वाले समय में इसको मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा और अच्छे से सॉल्व करता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि ये सवाल अच्छा देखने को मिला मेरे को। तो उनको जो है आप क्या करेंगे, वो जो आपने एंड टाइम पे जो भी आपने क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे, जब कहीं पे भी एक अच्छी जगह पे आपने लिख रखे होंगे नोट्स बना के, तो उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक बार ही नजर मारनी है और उनको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो भी मैं देखता हूं बच्चों में कि रात रात भर जो है पढ़ के जो है जागना शुरू कर देते हैं। मतलब वो कहेंगे कि सर दिन में पढ़ा नहीं जाता, चहल पहल ज्यादा रहती है, तो मैं क्या करता हूं, रात को मैं पढ़ता हूं। ठीक है, चलो तो मैंने मान लिया कि आप रात को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अपनी नींद का जो साइकिल है, कि मेरे को पता है कि हम जैसे जहां पे रहते हैं, हम इंडिया के अंदर रहें, तो हम देखते हैं कि भाई हमारे को रात की 11-12 बजे के आसपास या 10 से 12 बजे के बीच में हमें ऐसा लगने लग जाता है कि अभी हमारे सोने का टाइम हो गया। और हमारी बॉडी भी जो है हमारे को जो है क्या करती है, माइंड को इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि भाई ये तेरे सोने का टाइम होता है, तो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है उस समय तुरंत। फिर अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप जो है उस सोने के टाइम पे अगर आप जो है पढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो उसका कहीं ना कहीं तो भाई भुगतान करो। भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो है दिन में जो है जाग रहे हैं और रात में भी उल्लू की तरफ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपका स्लीपिंग साइकिल खराब हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं रात को पढ़ रहा हूं, तो दिन में अपनी नींद को पूरी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो है रात को जो है 4-5 घंटे पढ़े और आपने जो है दिन के जो है 15 घंटे आपने सोने में बिता दिए, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तो स्लीपिंग आपको अपना ध्यान रखना है, खाने पीने का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं फाइनल जब आपका एग्जाम हो रहा होता है, तो खाने पीने पे विशेषकर अगर कभी ध्यान नहीं जाता, तो फिर क्या होता है, उनके कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त होते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस बीमारी की वजह से पेपर देने नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए किसी के लूज मोशन लग गए, किसी को क्या हुआ, फीवर हो गया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जवाब नहीं देगी जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस समय प्रेजेंस एग्जाम के दौरान देने के लिए। तो उसी चीजें ना हो, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, खान पीन का ध्यान रखो और रेस्ट अच्छे से करो, ये वाली बात अच्छे से करोगे आप। उसके बाद सारी चीजें क्या होंगी, योर ब्रेन नीड्स एनर्जी। क्योंकि इन सब की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपके ब्रेन को जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगी, इन सब काम को करते। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया कि भाई आप अपने सवालों के जो 15 सवाल आपके पास आने वाले हैं, उसमें कैसे आप रणनीति बना के जो है उसमें 15 में से 15 नंबर जो है सिक्योर कर सकते हैं। जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं ना, थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करेंगे उनको, तो मैं डेफिनेटली तौर पर कह रहा हूं कि भाई आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आजमा के देख लेना। फिर बस लास्ट में कुछ छोटा सा एक पॉइंट और बोल दूंगा, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे अगर अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं किसी वजह से, तो आप यहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, क्लासेस का फायदा आप उठा सकते हैं। और इस धूमा बैच में आप देखो पूरी की पूरी जो है केडी लाइफ की टीम है जो आपके साथ जुड़ती है और आपके साथ प्रिपरेशन कराने में आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। मात्र कितने का बैच है, 499 रुपए का बैच है, ज्यादा कुछ भी कीमत नहीं। आप सोचो कि 5-5, 6-6 टीचर्स आपके साथ जुड़े हुए होंगे, 500 रुपए में मिलता क्या आज के टाइम में। आप सोचो एक अच्छा सा अगर आप पिज्जा भी खाने जाएंगे ना, तो सही से मिलेगा नहीं आपको। अगर आप कोई अच्छे से कपड़े खरीदने जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो आपको 5-6 टीचर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, मात्र 499 रुपए। तो भाई चीजों को फायदा उठाओ, ये थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है जिसपे आप काम करके जो है अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी मैं आपके साथ जुड़ा करता हूँ शाम को 5 बजे, तो उसमें भी आप जुड़िए। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आप खाली बैच ही परचेस करो। मेरा मकसद आज बैच प्रमोट करना नहीं था, मेरा मकसद था आज आप लोगों के बीच में जागरूकता लेकर आना, क्योंकि आखिरी का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कौन सी तारीख हमारी जो एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती हुई दिखाई दे, हम कह नहीं सकते। तो थोड़ा सा अगर अभी भी जो है अपने अंदर जो है एनर्जी लेकर नहीं आए हैं, यानी वो जज्बा अगर वो किसी वजह से कहीं हो गया है, तो जज्बे से काम करना स्टार्ट करो। समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, साथ ही साथ सेशन को शेयर कर देना अगर ये अच्छा लगा हो तो। फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन, अगली बार कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच।